औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद आनिस और आप इस वक्त देख रहे हैं बायोलॉजी चैनल हयातियात वाला। हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसका नाम है रिप्रोडक्शन। कल हमने टेस्टिस को डिटेल में पढ़ा था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है इट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के समझने से पहले हमें गमीटोजेनेसिस को समझना चाहिए। What is gametogenesis? Gameto is from gamete, while genesis means production. So the production of gametes is called as gametogenesis. ठीक है, गमीट्स के प्रोडक्शन को हम गमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब गमीट्स क्या है? Gametes means the reproductive cells. The reproductive cells. अब मेल में रिप्रोडक्टिव सेल आपको पता है स्पर्म है, जबकि फीमेल में रिप्रोडक्टिव सेल एग है या ओवम है। ठीक है, ओवम। अब अगर आपको याद हो तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस की थी उसका नाम था गोनेड्स। गोनेड्स। अब गोनेड्स क्या है आपको मालूम होगा। द रिप्रोडक्टिव आर्गन आर कॉल्ड एज गोनेड। ठीक है, रिप्रोडक्टिव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज गोनेड्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उन्हें हम गोनेड्स कहते हैं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको मालूम होगा मेल का अलग होगा जबकि फीमेल का अलग होगा। जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम कहते हैं टेस्टिस। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम ओवरीज कहते हैं। अब टेस्टिस जो सेल प्रोड्यूस करता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो है स्पर्म, जबकि ओवरीज जो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करती है वो है ओवा और ओवम। ओवम, ठीक है, या फिर हम एग इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड एज गमीट्स। द रिप्रोडक्टिव सेल इन मेल इज स्पर्म व्हाइल द रिप्रोडक्टिव सेल इन फीमेल इज एग। ठीक है, बाकीमानदा हमने गोनेड्स को डिस्कस किया था। गोनेड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इट मींस दैट द रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मींस गोनेड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द गमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द गोनेड्स। ठीक है, गोनेड्स से गमीट्स बनते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन्हें हम गोनेड्स कहते हैं, जबकि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उन्हें हम गमीट्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक। अब जो स्पर्म की प्रोडक्शन है, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जबकि ओवा की प्रोडक्शन को हम कहते हैं oogenesis। oogenesis। The production of ovum is called as oogenesis, while the production of sperm is called as spermatogenesis। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को।
स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आपको मालूम होगा कि द स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कहाँ पर होती है, इसकी लोकेशन क्या है, ये भी आपको मालूम होगा। एक कल हमने आपको डिस्कस कराया था, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन टिश्यूज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमने आपको एक कल बताई थी कि द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। आपको हमने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे पास 3 टाइप ऑफ सेल होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सर्टोरियल सेल, जो कि नरिशमेंट करती है। नरिशमेंट मीन्स प्रोवाइड फूड टू स्पर्म। जबकि दूसरा जो सेल हमारे पास था वो था स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आर द सेल प्रोड्यूस द स्पर्म। ये हमने आपको बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया वो सेल है जो कि स्पर्म को बनाते हैं। जबकि तीसरा जो सेल था वो हमारे पास था लेडिक सेल। लेडिक सेल्स, इसको हम आल्सो इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो लेडिक सेल्स जो है ये आपको पता होगा, ये हमने आपको टिश्यूज में भी ये बात बताई थी, और इसके अलावा हमने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी ये बात बताई थी कि लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये तो हो गए सेल्स। तो जो मेन सेल है वो है स्पर्मेटोगोनिया। द स्पर्मेटोगोनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ते हैं। दिस इज अ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्मेटोगोनिया एक तो स्टेम सेल है। स्टेम सेल, स्टेम सेल का मतलब ये है कि ये अनलिमिटेडली डिवाइडेबल है, कि ये एक से ज्यादा मर्तबा, ये अनलिमिटेड मर्तबा डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसी सेल्स को हम स्टेम सेल कहते हैं, वो सेल्स जो कि ज्यादा मर्तबा डिवाइड हो सके, अनलिमिटेड मर्तबा, तो उसको हम स्टेम सेल कहते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया भी एक स्टेम सेल है, लेकिन साथ में ये जर्मिनल सेल भी है। अब जर्मिनल सेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल को प्रोड्यूस करता है। ये स्पर्म की प्रोडक्शन में मदद देता है और स्पर्म हैप्लॉइड नंबर है, इसलिए इसको जर्मिनल सेल्स कहते हैं। वो सेल्स जो कि हैप्लॉइड को बनाए उन्हें हम जर्मिनल सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जर्मिनल सेल्स है, ये हैप्लॉइड को बनाते हैं या फिर हैप्लॉइड है। ठीक है, क्योंकि ये हैप्लॉइड को बनाते हैं, अगरचे ये खुद हैप्लॉइड नहीं है लेकिन हैप्लॉइड को बनाते हैं इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मिसाल के तौर पर ह्यूमन है तो उनमें क्रोमोसोम की तादाद 2n है, यानी 46 क्रोमोसोम है। तो n का मतलब क्या हुआ? n का मतलब ये हुआ कि उनमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी? क्रोमोसोम की तादाद उससे हाफ होगी, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होगी। ठीक है, तो जर्मिनल सेल्स वो सेल्स है जिनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, या फिर इसके अलावा क्या होता है,
या इसके अलावा वो सेल्स जो कि हैप्लॉइड को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें भी हम जर्मिनल सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जर्मिनल सेल्स हैं। द जर्मिनल सेल्स are stem cells which produce the sperm is called as spermatogonia। अब ये तो हो गया स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है थ्रू माइटोसिस। ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती है तो दो और सेल्स बनाते हैं। अब माइटोसिस क्या है? द सेल डिवीजन इन विच द वन सेल डिवाइड इनटू टू एंड द क्रोमोसोमल नंबर रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड एज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल दो में कन्वर्ट होती है लेकिन उनमें क्रोमोसोम की तादाद वही का वही रहता है, तो उसे हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि इसलिए ताकि ज्यादा अमाउंट में स्पर्म की प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो जब माइटोसिस के थ्रू स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है तो ये जो सेल बनाते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम or primary spermatogonia. Gonia is a plural while spermatogonium is a singular। ठीक है, तो अब ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम बन गए। यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? 2n नंबर होगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम की तादाद जिनमें सेम रहती है और जिनमें एक से दो सेल बनते हैं उसे हम माइटोसिस कहते हैं। तो ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड हो गई, इसलिए इनमें क्रोमोसोम की तादाद 2n होगी। अब इसके बाद मियासिस होता है। तो मियासिस अगर आपको मालूम हो तो मियासिस इज द सेल डिवीजन इन विच वन सेल इज डिवाइड इनटू 4 व्हाइल द क्रोमोसोमल नंबर बिकम्स हाफ्ड। ठीक है, विच मीन्स डिप्लॉइड कन्वर्ट इनटू हेप्लॉइड। ठीक है, तो इसमें ये मियासिस जो है ये दो स्टेप्स में कुल होता है, एक मियासिस 1 जबकि दूसरा मियासिस 2। तो सबसे पहले क्या होता है? मियासिस 1 होता है। तो जब मियासिस 1 होता है तो ये एक सेल दो में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये सेल भी दो में कन्वर्ट हो जाएगा इसी तरह। अब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम से जो सेल मियासिस 1 के थ्रू वजूद में आ गए उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम। सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, the cell which produced by the primary spermatogonium through meiosis 1 in 24 days is called as secondary spermatogonium। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम मियोसिस 2 के थ्रू डिवाइड होते हैं और हर एक सेल से दो दो सेल बनते हैं। ठीक है, इसी भी दो बन जाएंगे, इसी भी दो बन जाएंगे और इन वन इसी भी दो बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो गया? पहले तो मियोसिस 1 हो गया, अब यहां पर मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मियोसिस 2 जो है वो जस्ट 5 आवर लेते हैं। ठीक है, 5 आवर्स। अब ये मियोसिस 2 हमने आपको कहा कि कंप्लीट मियोसिस जो है उसमें कुल 2 स्टेप्स है जिनमें एक सेल से 4 सेल वजूद में आते हैं और क्रोमोसोम की अमाउंट हेप्लॉइड हो जाती है। अब ये हो गया एक सेल। ठीक है, ये हो गया एक सेल। इस एक सेल से अगर आप यहां तक देख सके तो 1 2 3 4 सेल वजूद में आ गए, तो मीन इट is a meiosis and meiosis have the n number of chromosome। ठीक है, तो इनमें क्रोमोसोम नंबर हेप्लॉइड हो गए। अब इस हेप्लॉइड क्रोमोसोम
वाले सेल्स को हम स्पर्मेटेड कहते हैं, स्पर्मेटेड। ठीक है, द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम टू मियासिस 2 इन 5 आवर इज कॉल्ड एज स्पर्मेटेड। वो सेल जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम से मियासिस थ्रू के जरिए बन जाए उसे हम स्पर्मेटेड कहते हैं। अब ये स्पर्मेटेड जो है इनमें कुछ चेंजेस हो जाती है और दिस स्पर्मेटेड आर कन्वर्ट्स इनटू स्पर्म। ठीक है, ये एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये आखिरी वाला हो गया 8। इट मीन्स दैट वन स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस द 8 स्पर्म। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं? एक स्पर्मेटोगोनिया से हमारे पास 8 स्पर्म बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? दिस इज हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, समझ में आ गई? अब हम इस स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 जरूरी चीजें हैं वो आपको बताते। द फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपको पता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, द प्रोडक्शन ऑफ sperm. The production of sperm is called as spermatogenesis. ये आपको पता है। दूसरा जो चीज है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? जब स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने के दौरान जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस की वजह से स्पर्म बनता है, उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, दी कन्वर्जन ऑफ spermated to sperm through different changes like affair its tail is called as spermiogenesis। ठीक है, वो चेंजेस जिनसे एक स्पर्मेटेड स्पर्म में तब्दील होता है तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटेड टू स्पर्म थ्रू डिफरेंट चेंजेस लाइक अफेयर इट्स टेल। ठीक है, तो इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये हो गया दूसरा। जबकि तीसरा जो हमारे पास है वो है स्पर्मिएशन। What is spermiation? जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो उसका जो हेड है वो सर्टोले सेल, हमने आपको बताया द नरिशमेंट सेल, सर्टोले सेल में एम्बेडेड होता है। तो उस सर्टोले सेल से जब स्पर्म आजाद होता है, रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो उसका जो हेड है वो सर्टोले सेल में एम्बेडेड होता है, अटैच होता है। ठीक है, जब उससे वो स्पर्म अलग होता है, उससे रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। द रिलीजमेंट प्रोसेस, द रिलीजमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोले सेल is called as spermiation। ठीक है, जब स्पर्म जो है उसका हेड सर्टोले सेल से रिलीज हो जाता है तो उसे हम स्पर्मिएशन कहते हैं। समझ में आ गई आपको?
ये तो हो गया स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि उसका स्ट्रक्चर ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं स्पर्म को, क्या आखिर में स्पर्म है क्या, नोट इट। अब हम पढ़ते हैं स्पर्म। इससे पहले कि हम स्पर्म की डायग्राम ड्रा करें, हम पहले आपको डिफिनेशन बताते हैं। द हैप्लॉइड सेल इन मेल प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस आर द स्पर्मेटोगोनिया cells to fertilize the egg in female body is called as sperm। ठीक है, the only one flagellated haploid cell in male produced by the testes spermatogonium to fertilize the egg in female body is called as sperm। ठीक है, the only one flagellated, ये एक ऐसा सेल है हमारी बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म एक ऐसा सेल है जिसमें फ्लैजेला है, बाकी किसी सेल में फ्लैजेला नहीं है। द ओनली वन फ्लैजेलेटेड एंड हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड मींस इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो n है। ठीक है, यानी अगर ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, तो जब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारे में क्रोमोसोम की तादाद 46 है। अगर इसका हाफ लिया जाए तो वो 23 हो जाएगा। 23 मीन्स हैप्लॉइड। ठीक है, अब इन मेल प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, और प्रोड्यूस किससे होता है, टेस्टिस से होता है। ठीक है, टेस्टिस में एक स्पेसिफिक सेल्स है कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम, हमने आपको बताया टू फर्टिलाइज द एग। अब फर्टिलाइज क्या है वो हम आपको बताते हैं। फर्टिलाइज जब मेल के बॉडी से स्पर्म और फीमेल बॉडी के से एग दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, और जाइगोट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। मिसाल के तौर पर ये फीमेल बॉडी से एग हो गया, ये मेल बॉडी से स्पर्म हो गया, ये मेल बॉडी से स्पर्म आ गया फीमेल की बॉडी में और इस एग से साथ मिल गया। जब ये इस एग के साथ मिल गया तो इसने ये एक अलग सेल बना लिया जिसे हम जाइगोट कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर को। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं है। दिस इज हेड, this one is neck, while this one is the middle part, this one is middle part, and this one is the end।
ठीक है, ये ऐसी स्पर्म की स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड एज हेड, इसको हम हेड कहते हैं। दिस ग्रीन वन इज कॉल्ड एज नेक, इसको हम नेक कहते हैं। दिस ब्लू वन इज कॉल्ड एज मिड और बॉडी, दिस ब्लू वन इज कॉल्ड एज मिड और बॉडी, ठीक है। एंड दिस रेड वन, द लास्ट वन, दिस रेड वन इज कॉल्ड एज टेल, इसको हम टेल कहते हैं। अब जो हमारे पास है हेड, इस हेड में हमारे पास दो चीजें हैं। एक इसमें हमारे पास एक बॉडी है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, और एक इसमें हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एक बॉडी क्या है, दिस वन इज कॉल्ड एक्रोसोम। अब अगर आप देख ले तो अगर आप आएंगे तो इस पार्ट को हम इंटीरियर, ऊपर से जब आएंगे तो पहले पार्ट को हम इंटीरियर कहेंगे, और ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसे हम पोस्टीरियर कहेंगे। तो एक्रोसोम्स इंटीरियर इंटीरियर लोकेशन पर वाक़ है, ठीक है, इंटीरियर इंटीरियर एंड पर है, ठीक है। जबकि न्यूक्लियस जो है वो पोस्टीरियर एंड पर है। लेकिन पहले हम एक्रोसोम को समझते हैं कि एक्रोसोम क्या करता है। एक्रोसोम जो है ये हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं क्या, किसमें, फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं और वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प देते हैं। किस तरह, हम आपको बताते हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा था, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में हमने फॉलिकल्स को डिस्कस किया था, फॉलिकल्स में से हमने मेच्योर फॉलिकल को डिस्कस किया था, मेच्योर फॉलिकल में हमने ओवम को डिस्कस किया था। ओवम में हमने आपको बताया था कि उसके सराउंड एक लेयर होता है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा के साथ ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं और उसको हाइड्रोलाइट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्पर्म जो है उसके लिए ओवा एक्सपोज हो जाता है और स्पर्म ओवा के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस फर्टिलाइजेशन में ये इस तरह हेल्प करता है, ठीक है। किस तरह, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करते हैं और ओवा को एक्सपोज करते हैं स्पर्म के लिए, तो स्पर्म ओवा के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है, डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा जो है उसको डाइजेस्ट करता है। समझ में आ गई, ये हो गया एक्रोसोम। अब आते हैं न्यूक्लियस की जानिब। दिस इज न्यूक्लियस। तो जितनी भी प्रोग्राम्स है, ठीक है, अगर एक जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट से किस तरह पर पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। उस जाइगोट के सेल यानी न्यूक्लियस में उसके लिए सारा का सारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। उस प्रोग्राम के जरिए वो हाथ भी बनाते हैं, आंख भी बनाते हैं, नाक भी बनाते हैं, कान भी बनाते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं, वो पैटर्नल से, वो कहाँ से आते हैं, वो पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है। वो या फादर का न्यूक्लियस होगा या मदर का न्यूक्लियस होगा। तो अगर स्पर्म से कोई कैरेक्टर नमूदार होता है तो वो फादर से आता है, ठीक है। अगर फीमेल में या मेल में कोई कैरेक्टर माँ से आता है तो वो ओवा से आता है, ठीक है। समझ में आ गई। तो जो कैरेक्टर्स है उसके लिए सारे का सारा प्रोग्रामिंग्स कहां पर होता है, न्यूक्लियस पर होता है। ऑल प्रोग्राम्स कंट्रोलर, ठीक है। अब जो नेक पार्ट है, दिस वन, इस नेक पार्ट में हमारे पास दो किस्म के सेंट्रियोल्स है। एक पर ऑक्सिमल
सेंट्रियोल है, और जबकि दूसरा जो है वो डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, तो परऑक्सिमल और डिस्टल वर्ड अगर आपको याद हो तो हमने ये आपको बताया था, परऑक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो परऑक्सिमल का मतलब है पहला, ठीक है, जबकि डिस्टल का मतलब क्या हुआ, आखिरी। ये हो गया पहला, ये हो गया आखिरी। तो ये इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, ठीक है। ये मेनली माइटोटिक स्पेंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। जब माइटोसिस होता है तो उसमें आपको मालूम होगा कि सेंट्रियोल्स एक से तकसीम होकर दो बनते हैं और उसके दरमियान में स्पेंडल फाइबर बनते हैं। इस माइटोटिक स्पेंडल फाइबर में ये हेल्प देता है, ठीक है। माइटोटिक स्पेंडल फाइबर, इसकी क्रिएशन में ये मैन इन्वॉल्व है। जबकि डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये हमारे पास फ्लैजेला ऑफ स्पर्म बनाता है, फ्लैजेला ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म का फ्लैजेला है ये प्रोड्यूस्ड होता है हमारे पास डिस्टल सेंट्रियोल से, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं इस मिड पार्ट को, जो है बॉडी और मिड पार्ट। इस बॉडी और मिड पार्ट में अगर देखा जाए तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको मालूम होगा इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है तो इसका मतलब ये है कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है तो यहां पर चूंकि स्पर्म में है लिहाजा ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म, ये स्पर्म को क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज द स्पेसिफिक अरेंजमेंट इन द मिड पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, इन द मिड पार्ट ऑफ स्पर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। स्पर्म की इस माइटोकॉन्ड्रिया की इस, ये स्पर्म है, इस स्पर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग अरेंजमेंट से है, इसका अपना एक अलग अरेंजमेंट है, तो इस अलग अरेंजमेंट को हम नेबेन के रंग कहते हैं, ठीक है, नेबेन के रंग। अब नेबेन के रंग क्या है, द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिड पार्ट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज नेबेन के रंग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो कि स्पर्म के मिड पार्ट में पाया जाता है उसे हम नेबेनकेरन कहते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट है इज कॉल्ड एज टेल। इस लास्ट वाले पार्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजेला है, और इट्स आ जस्ट फ्लैजेला, नथिंग देन द फ्लैजेला। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजेला है, और ये फ्लैजेला किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। इट्स अ फ्लैजेला एंड फ्लैजेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, आपको ये मालूम होगा, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टल सेंट्रियोल। अब this is a flagella. Due to this flagella, the sperm is motile. Motile किसे कहते हैं, वो चीज जो हरकत करे। क्योंकि स्पर्म हरकत करता है इसीलिए इसको हम मोटाइल कहते हैं, ड्यू टू द फ्लैजेला। while the egg is sessile. sessile इस चीज को कहते हैं जो हरकत नहीं करता, तो एक हरकत नहीं करता इसलिए उसको सीसाइल कहते हैं। एक क्यों हरकत नहीं करता, क्योंकि इसमें फ्लैजेला नहीं है। स्पर्म क्यों हरकत करता है, क्योंकि उसमें फ्लैजेला है, ठीक है। तो फ्लैजेला की वजह से स्पर्म मोटाइल, जबकि फ्लैजेला की न होने की वजह से एग सीसाइल है। अब दिस स्पर्म इज द ओनली वन फ्लैजेलेटेड सेल इन द ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी में स्पर्म के अलावा कोई भी फ्लैजेलेटेड सेल नहीं है। ये स्पर्म जाके एक को फर्टिलाइज करता है और उससे जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मिएशन को पढ़ा, स्पर्मियोजेनेसिस को पढ़ा, इसके अलावा स्पर्म के स्ट्रक्चर को पढ़ा जिसमें हमने एक्रोसोम को डिस्कस किया था, निबेंकरन को डिस्कस किया, इसके अलावा फ्लैजेला को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आ गया हो तो हमारे इस चैनल हयातियात वाला को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह कल एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।